हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड यूनिट सेकंड एंटीबायोटिक हम लोगों ने टोटल पढ़ के इजी लैंग्वेज में इजी नोट्स के द्वारा पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लेना, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। नोट्स का पीडीएफ बना के भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया हूं। आप लोग नहीं पाए हैं तो जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। और आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा। ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग का सबसे पहला जो चैप्टर है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, जिसके बारे में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी एक बार पढ़ लिया है और यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टिव एजेंट भी है, इसमें मिसलेनियस है, एंटीवायरल है। तो आज के लेक्चर में एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हम लोग यहाँ तक पढ़ के जो जो इम्पोर्टेंट है एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर देंगे, जिससे अगले वाले लेक्चर में हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं? ये एक ऐसे ड्रग होते हैं, एक ऐसा ड्रग ट्रीटमेंट होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ये ड्रग जो होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर के इन्फेक्शन को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, जो कि ट्यूबरकुलोसिस इसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसको शॉर्ट में टीबी कहा जाता है। अब टीबी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, टीबी क्या होता है, टीबी की बीमारी के पेशेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। टीबी एक ऐसा डिजीज होता है, एक ऐसा बीमारी होता है जो कि जिस पेशेंट को हो जाता है उस पेशेंट से थोड़ी सी आप लोगों को क्या करना रहता है, थोड़ी सी दूरी बनाए रखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक आदमी है, ठीक। अब ये आदमी है, इस आदमी को हो गया है टीबी, ठीक। इस आदमी जो है इसको टीबी की बीमारी हो गई है। अब इसके अंदर यहाँ पे कोई भी आदमी है, ठीक। यहाँ पे कोई आदमी है और ये आदमी धीरे धीरे करके इसके पास आएगा। तो अगर इसके पास आएगा तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा था तो कहा जा रहा था जिसे कोरोना वायरस हुआ है थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखिए। दूरी बना के रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे तो आपको वो बीमारी नहीं होगा। एक दूसरे के संपर्क में आने से, थोड़ा बहुत टच होने से इनसे भी हो जाते हैं, टच स्किन के टच से भी हो जाता है। तो ये जो हमारा टीबी डिजीज होता है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से भी हो जाता है, स्किन के टच से भी ज़्यादातर हो जाते हैं। तो ये सबसे थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए इनसे, कि इनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए, जिससे आप लोग भी इनसे बीमार ना हो, ठीक। तो देखिए क्या होते हैं टीबी। हेडिंग डालेंगे ट्यूबरकुलोसिस, इट इज एन एक्यूट और क्रोनिक कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो होता है गंभीर कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये होते हैं। एरोबिक एंड माइकोबैक्टीरियम बेसिस, ये सब के कारण ये जो होते हैं हमारे टीबी की डिजीज होता है। और देखिए इट इज़ मेनली इफेक्ट, ये जो होता है मेनली इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, एंड कैन आल्सो स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द योर बॉडी, और हमारे बॉडी के अदर पार्ट में भी ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गए, ये सब जगह पर भी ये अफेक्ट करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में टीबी कहा जाता है। और टीबी बीमारी क्या होती है, टीबी डिजीज क्या होता है, इनसे क्या क्या बचाव करना चाहिए। ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है, इनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखना चाहिए। ये ज़्यादातर कहाँ अफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और अदर पार्ट में भी अटैक करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये सब जगह पर भी अफेक्ट करते हैं। ये इसका मेन कारण जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस का मेन जो कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। सिम्टम की बात करें अगर, कौन कौन से सिम्टम होते हैं, तो देखिए क्रोनिक कफ होता है, फीवर हो जाता है, कफ होता है, साथ में बॉडी मसल्स जो होता है बॉडी में म्यूकस हो जाता है, उसके बाद वेट जो होता है वो कम हो जाता है, यही सब होता है। एक्स्ट्रा पुलमोनरी डिजीज क्या होता है,
ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, जो ये होता है एक डिजीज होता है जो कि इन्वॉल्व होता है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन लंग, उस अदर देन पैराकार्डिया, जैसे कि प्लूरा हो गया, पेरिकार्डियम हो गए, लिम्फ नोड हो गए, एंड इट इज मोर कॉमन ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दी एड्स, HIV, डोज, स्मोक। ये सब में क्या होते हैं, ये सफरिंग करते हैं, मोर कॉमन होते हैं ये सब। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, उसके बाद ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। इट इज क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, और तीसरा हमारा होता है नेवर ड्रग्स एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट लाइन में ड्रग्स में आ जाएंगे RIPES, क्या हो गए, आर से हो गया रिफम्पिन, आइसोनाइट, पायरोजिनामाइड, उसके बाद इथेनोब्यूटेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकंड में हमारा हो गया कैनामाइसिन, इथेनोमाइड हो गया, पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड हो गया, थाई एसिटाजोन हो गए। तो ठीक, उसके बाद देखिए नेवर ड्रग एंटीबायोटिक्स में हमारा ओफ्लॉक्सोसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सोसिन हो गया, क्रिथ्रोमाइसिन हो गया, रिफाम्ब्यूटिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ये सब हमारे नेवर ड्रग्स हैं जो कि लास्ट में दिया जाता है। ठीक, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, टीबी को ट्रीट करने के लिए ये लास्ट में दिया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन का ड्रग चलाया जाता है, अगर इससे भी पेशेंट नहीं ठीक होते हैं फिर ये ड्रग्स दिए जाते हैं, अगर इससे भी नहीं ठीक होता है तब लास्ट में ये ड्रग्स का यूज किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए ड्रग्स की बात करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में कुछ ड्रग्स दिए गए हैं उनके बारे में चलिए देखते हैं। सभी ड्रग्स के बारे में सेम है। अब इसके बारे में पूछिए रिफाम्पिसिन क्या है। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, ये ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीट करने के लिए, टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसी के बारे में आप लोग बना बना के लिख सकते हैं। अब कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला ड्रग्स है आइसोनाइट। आइसोनाइट का स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और भी अच्छी तरीके से बना दिया हूँ। इसका सिंथेसिस क्या होता है, 4-मेथिलपेरिडीन का ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा बनता है आइसोनिकोटिनिक एसिड। आइसोनिकोटिनिक एसिड का हमारा होता है एनहाइड्रस हाइड्रोजेंस, तो हमारा आइसोनाइट बनते हैं। ठीक, तो ये सिंथेसिस थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस का आप लोग जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ये सिंथेसिस जो होते हैं प्रैक्टिस से ही आप लोग को समझ में आएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, उतना ही जल्दी तैयार होगा। अब हम आइसोनाइट का जानेंगे सार क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो सार में सबसे पहले आप लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में लिखेंगे पायरिडीन रिंग। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दिख रहा है ना आप लोग को, देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे पायरिडाइल रिंग इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए ये रिंग जो होते हैं इसेंशियल होते हैं। R1, R2, R3 जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन होते हैं लीड टू दी वेरिएबल एक्टिविटी। एंड इफ pyrimidine रिंग इज रिप्लेस, जब हमारा pyrimidine रिंग क्या होता है, रिप्लेस होता है बाय pyrimidine लेस एक्टिव कंपाउंड, किसके द्वारा, pyrimidine लेस एक्टिव कंपाउंड के द्वारा। एंड इफ हाइड्रोजन इज शिफ्टेड टू दी पोजीशन 2, जब हमारा हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है पोजीशन 2 पर या फिर 3 पर, तब ये इनहेल्ड होते हैं आप 4 लेस एक्टिव कंपाउंड। ठीक, जो कि यहाँ पे थोड़े से स्ट्रक्चर बना के समझाया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जब हमारा 2 पे आ जाता है, 3 पे आ जाता है, तो ये हमारा जो होता है इनहेल्ड हो जाता है 4th पोजीशन लेस एक्टिव कंपाउंड। ठीक, इसमें 5वां पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, एडिशन ऑफ आइसोप्रोपिल ग्रुप एंड एट पोजीशन R2 रिजल्ट इन लॉस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल ग्रुप एट R3 रिजल्ट इन लॉस ऑफ एफिनिटी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोनाइट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या होते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए आइसोनाइट प्रोड्रग हमारा जो होता है वो कैटालाइट पर ऑक्सीडेज इन माइकोबैक्टीरियम के द्वारा हमारा आइसोनाइट होता है एक्टिव फॉर्म में। ठीक, एक्टिव फॉर्म से हमारा ACPM एंड कैश होता है। ठीक, इससे हमारा होता है इंटरप्रेस होता है इन इनोंगेशन ऑफ दी फैटी एसिड। उसके बाद हमारा यस सेल वॉल सिंथेसिस होता है। उसके बाद किल क्या हो जाता है, बेसिलाई जो होते हैं उनका किल हो जाता है। आई होप आप लोग को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसका समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ दूसरे ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं।
तो देखिए पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड को शॉर्ट वर्ड में PASA भी बोलते हैं। कभी कभी तो 2 नंबर में ऐसे ही उठा लेता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PASA। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है PASA। तो PASA का मतलब होता है पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक। तो इट इज आल्सो नोन एज 4 एमिनो सैलिसिलिक एसिड। इसको 4 एमिनो सैलिसिलिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। एंड इट इज एन एंटीबायोटिक प्राइमली यूज टू ट्रीट द TB। अब यही सब ड्रग हैं, इसमें जो ड्रग्स हैं वो सब आप लोग जान ही रहे हैं किसके लिए यूज किए जाएंगे। इसलिए और भी बहुत सारे ड्रग हैं जिसके बारे में शायद 1-2 ड्रग के बारे में मैं ना बताऊं, लेकिन आप लोग सभी ड्रग्स के नाम बस जान लीजिए तो सभी लोग जाने जाएंगे कि ये ड्रग्स किसके लिए यूज किया जाएगा। ये ड्रग्स जो होते हैं TB के लिए यूज किया जाता है। वाज इंट्रोड्यूस एंड इट इज 1946 में ये क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको लाया गया था। एंड आर दी सेप्टेटेड एंड दी सेप्टोनाइड, ठीक, सल्फोनामाइड। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि ये ड्रग्स क्या होते हैं, किसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। तो देखिए पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना है और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम स्ट्रक्चर है। यही स्ट्रक्चर हमारा होता है। आप लोग इसको देखिए, ये भी पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया हूँ और एक यहाँ पे भी बना हुआ है। दोनों स्ट्रक्चर इसी के हैं, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। जो आप लोग को आसान समझ में आए वो आप लोग बना लीजिएगा। सिंथेसिस की बात करते हैं तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका नाम है 2 एमिनो बेंजोइक एसिड, ठीक। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हमारा बनता है 2 एमिनो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 2 एमिनो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमारा बन रहा है। NaNO2 के प्रेजेंस में हमारा फिर बन रहा है, देखिए यहाँ पे COOH NO2 N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ठीक। इससे हमारा बन रहा है 4 नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। देखिए यहाँ पे हमारा बन रहा है पैरा नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड FeHCl के प्रेजेंस में, तब हमारा लास्ट में बनेगा पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, जो कि स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूज की बात करें, किस लिए यूज किया जाता है, TB के इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज आल्सो यूज इन दी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में भी, इन्फ्लामेशन में भी ये यूज किए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके क्या होते हैं, देखिए इट इज स्ट्रक्चरल अलोंग आप PABA पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड हेंस करता है इनहिबिटिंग दी सिंथेसिस ऑफ फोलेट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब देखिए हम लोग दूसरे ड्रग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये तो पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड के बारे में कुछ हो गया। दूसरा है इथेनोब्यूटाल। ये क्या होता है, ड्यू टू दिस इट्स इफिकेसी एंड लेस एडवर्स इफेक्ट इट इज इंट्रोड्यूस इंक्लूड द फर्स्ट लाइन ऑफ थियरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये फर्स्ट लाइन थियरी में जो होते हैं क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये जो हमारा ड्रग है ये फर्स्ट लाइन का ड्रग है इथेनोब्यूटाल, ठीक। एंड इट हैज ए सिंथेटिक एक्शंस विद द अदर एंटी TB ड्रग, ठीक। अदर एंटी TB ड्रग्स के साथ ये क्या होते हैं, सिंथेटिक एक्शंस होते हैं। एंड इट कंटेन 2 एसिमेट्रिक कार्बन्स एटम्स एंड इट इज मोर एक्टिव ऑन डिवाइडिंग सेल्स वेयर लो आर इनएक्टिव ऑन दी डिवाइडिंग सेल्स, जो कि इनहेबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल के फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इनहेबिट करते हैं। अब देखिए इसके कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। CH2 बॉन्ड C CH2OH H NH CH2 NH बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड लगा है H, उसके बाद CH2OH CH3 आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब हम लोग इसके सार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सार इसका यहाँ पे लिखे गए हैं लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए सार का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया हूँ। यहाँ पर जो हमारा ये है ये एलिफैटिक है, OH ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा एमिनो है, OH यहाँ पे भी अटैच है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग वीडियो को रोक करके अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो सार में हमारा 3 पॉइंट है। एक हमारा है OH ग्रुप एट CH2, दूसरा है एलिफैटिक चेन और तीसरा हमारा है NH ग्रुप, ठीक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं,
थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, इफ OH ग्रुप इज रिप्लेस, जब हमारा OH ग्रुप रिप्लेस होता है बाई OCH3 या फिर OC2H5 के द्वारा, देन द कंपाउंड रिमेन एक्टिव, तब वो जो कंपाउंड होता है एक्टिव होता है। एंड इफ रिप्लेस द एरोमेटिक, जब एरोमेटिक सिस्टम को रिप्लेस करते हैं, देन कंपाउंड बिकम इनएक्टिव, तब कंपाउंड जो होता है क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। बाय रिमूविंग द OH ग्रुप एक्टिव इज लॉस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एनहेंस द डाईएमर रिजल्ट इन लॉस ऑफ एक्टिविटी एंड रिमूवल ऑफ आइदर ऑफ द 4 एमिनो ग्रुप एक्टिविटी इज लॉस्ट एंड इंक्रीज होता है साइज ऑफ यन सब्सटीट्यूट ऑफ एक्टिविटी इज लॉस्ट। ठीक, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो 1-2 पॉइंट यहाँ पे भी दिए गए हैं, ये जान लीजिए। आप लोग थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं और इसके यूज क्या होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इथेनोब्यूटेनॉल is not fully understood but has been found to inhibit abyssinial transferase, involve होता है anticorbutane synthesis and to the interface with the mycolic acid interaction in the mycobacterial cell wall। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स रिएक्शन क्या होता है, तो ऑप्टेलिक न्यूट्रिएंट होता है, रेड ग्रीन कलर बाइल्डनेस होता है, एर्थ्रेगिया हो गया ड्यू टू डिक्रीज द यूथ रेट, उसके बाद मिल्क हो गया, स्किन रिएक्शंस हो गए, ये सब कुछ इसके एडवर्स रिएक्शन होते हैं। थेराप्यूटिक यूज की बात करते हैं तो यूज इन द कम्बिनेशन ऑफ INH and PZN and रिफाम्पिसिन एंड इट इज एक्शन ऑफ synergic with the other drugs because it is diffuse cell wall, the facilitates the penetration of the other drugs। तो ये ड्रग्स के बारे में भी हम लोगों ने टोटल जान लिया, इथेनब्यूटॉल। ठीक, चलिए नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं। अब अगले ड्रग के बारे में, इथेनोमाइड। इथेनामाइड क्या होता है, ये जो होता है सेकेंड लाइन एंटीबायोटिक TB एजेंट होते हैं, एनालॉग ऑफ द एंटीकॉम्बिनेंट बट इट इज ए डाई सब्सटीट्यूटेड एंड कंटेन द यस इन प्लेस ऑफ ओ एंड इट कंटेन एथिल ग्रुप एट पोजीशन 2। इसमें एथिल ग्रुप पे दूसरे पोजीशन पे होने चाहिए। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, एकदम आसान तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। एंड ये जो होता है विट्रो इट लेस एक्टिव बट इन वीवो मोर एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं लिपोसिटी को, किसके कारण, C2H5 के कारण, ड्यू टू इसके। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिमिलर आइसोनाइट INH। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका जो होता है, देखिए mechanism of action ethanoamides is unknown, it is the may by inhibit the synthesis of mycolic acid, therapy inhibit the bacterial cell wall synthesis को क्या करते हैं, ये इनहेबिट करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका मेटाबॉलिज्म का, क्या होते हैं इसके मेटाबॉलिज्म। देखिए लेस देन 1% से भी ये लेस होते हैं ड्रग एंड इज एक्सक्रीट अनचेंज इन यूरिन एंड रेस्ट ऑफ द ड्रग्स एक्सक्रीटेड एज वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट। ठीक, साइक्लोसेरिन क्या होते हैं, अगले ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं। साइक्लोसेरिन का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम बना देते हैं इसको, नहीं तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। क्या होते हैं साइक्लोसेरिन के स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना है, बस कुछ इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे NH जोड़ देना है और बस यहाँ पे इसको करके यहाँ पे O ऐड कर देना है और यहाँ पे हमारा रहेगा NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक, नंबरिंग करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 नंबरिंग भी आप लोग का हो गया यहाँ पे। तो ये क्या होता है साइक्लोसेरिन, साइक्लोसेरिन जो होता है एनालॉग ऑफ द एमिनो एसिड सेरिन एंड एक्सक्रीटेड होता है साइक्लिक फॉर्म में। ए 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं कंटेनिंग O एंड N एट दी एडजेंट पोजीशन, इसमें O एंड N जो होते हैं अटैच होते हैं। एंड इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसियस एक्रेडियस, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसियस एक्रेडियस के द्वारा। ठीक, बट नाउ बीइंग दी सिंथेसाइज इन दी लेबोरेटरी, इसको तब सिंथेसाइज किया जाता है अब लेबोरेटरी में। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, इट काज CNS टॉक्सिसिटी, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कारण होता है टॉक्सिसिटी। एंड इट एक्ट एंड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड इट नॉट बी सिलेक्टिव अगेंस्ट एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बिकॉज ऑल बैक्टीरिया कंटेन पेप्टिड ग्लाइकोन
and it act on the peptidoglycan partitions of the cell wall rather than acting on the outer layer of the मैक्सिलिक एसिड। ठीक, रिफामाइसिन एंड रिफोम्पिन क्या होते हैं, इस ड्रग्स के बारे में भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो होता है रिफोम्पिन आर द ग्रुप ऑफ द मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक, जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसियस मेडिट्राई के द्वारा। सबसे पहले ये हमारा हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था 1957 ईस्वी में। आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को ट्रीट करने के लिए, लिप्रोसी की ट्रीट करने के लिए, एंड माइटोबैक्टीरियम एंड एवाइम कॉम्प्लेक्स को ट्रीट करने के लिए, ये सब इन्फेक्शन के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को लिए, ये सब के लिए रिफाम्पिसिन यूज किया जाता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, ये जो होता है बैक्टीरियोसाइडल नेचर में होते हैं, जो कि इनहेबिट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। रिफाम्पिसिन जो होता है कंप्लीटली बाइंड करता है डीएनए डिफरेंस एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ, क्या करते हैं, बाइंड करते हैं आप माइकोबैक्टीरिया एंड इंटरफेरेस विद दी आरएनए सिंथेसिस। और यूज़ क्या होता है इसका, फर्स्ट लाइन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। ठीक, एंड आल्सो यूज किया जाता है लेप्रेसी को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है, और स्टेफोफाइलोकोकाई इन्फेक्शन में भी, SCI में भी ये यूज किया जाता है। ठीक, अब हम लोग लास्ट थोड़ा सा एक ड्रग के बारे में और बात करते हैं, उसके बाद आप लोग का लेक्चर यहाँ पे कर देता हूँ द एंड। और भी एक आध ड्रग जो होंगे वो आप लोग जान ही रहे हैं कि किसके लिए यूज किया जाता है, किसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, बस वही सब चीज़ आप लोगों को लिखना है। ठीक, रिफाम्ब्यूटिन ये क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक, इसको रिफामाइसिन एंटीबायोटिक के भी नाम से जाना जाता है। रिलेटेड टू द रिफाम्पिसिन इन स्ट्रक्चर। ठीक, रिफाम्पिन स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड ये होते हैं, जिसका मैकेनिज्म रिफाम्पिन का जो आगे बताया हूँ उसी तरह से सेम ये होता है। यूज क्या होता है इसका, यूज जो होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ, अब दिख गया होगा आप लोगों को। इसका जो यूज क्या होता है, जिसका यूज भी सेम ही होता है। इट इज आल्सो यूज इन प्रोफाइलैक्सिस एंड MAC माइकोबैक्टीरियम वाइस कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। यूज इन द कम्बिनेशन विद द मेडिकेशन ऑफ एलिनेक्स H पाइलोरी केसेस अल्सर के केसेस में यूज किया जाता है। ये लेस एक्टिव अगेंस्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में टोटल पढ़ के जो कुछ ड्रग्स हैं उनके बारे में जानकारी ले लिया है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टिव एजेंट। बहुत ही आसान तरीके से इसको भी कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना जरूर, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जिससे वो भी आसान तरीके से नोट्स बना लें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।